तो कोई डाउट तो नहीं है सीट के अंदर अपने पास में? आज केवल ये देख लीजिए कि आपने जितना चैप्टर पढ़ा है उसका मूल्यांकन मैं कर रहा हूँ आपके इन 10 प्रश्नों के साथ में। केवल वो क्वेश्चन जो उसी सेट में अब तक आए हुए हैं। 2011 से क्रम से चले अपने, जहां तक पहुंचेंगे वहां तक ठीक है। लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कितना समझ रखते हैं। कोई रटा हुआ काम इन प्रश्नों में काम नहीं करता। कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जो आपने पढ़ा हुआ है, और कुछ ऐसी भी चीजें इन प्रश्नों के माध्यम से देखने को मिलेगी जिनको लगता है कि आपने अब तक अभी तक ये चीज पढ़ी भी नहीं है ना। तो इन सब चीजों के साथ में शुरुआत करेंगे, और अपना पहला क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा समय दूंगा आपको, ये देखने के लिए कि क्या आप उन्हें कर पाएंगे। यदि नहीं कर पाते तो फिर मैं शुरुआत करूंगा। क्वेश्चन कहता है 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं और धनराशि 75 रुपये है, तो 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे आपने देखा कि सिक्कों पे बने प्रश्नों में या तो आपको सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया जाता है या मूल्य का दिया जाता है, पर दिए गए क्वेश्चन में दोनों ही चीजें नहीं है। अब पहला तरीका तो ये है कि आप इसे बाय ऑप्शन करें। पहला तरीका तो ये है कि इसे बाय ऑप्शन करें। पर अगर आप इतने बड़े एग्जाम में ये आदत बनाते हैं कि मैं बाय ऑप्शन ही सभी प्रश्नों को करूंगा, तो कहीं गाड़ी रुकेगी भी आपकी। इसलिए यहाँ समझ बनाना है, प्रत्येक प्रश्न को किस प्रकार से करना है आपको वो देखना होगा। बिल्कुल। किसके माध्यम से किया आपने? बाय ऑप्शन। पर कि ठीक है, चलो ऑप्शन आपने उठा लिया, पर मैं ऑप्शन के साथ काम नहीं करूंगा यहाँ पर। प्रत्येक क्वेश्चन की समझ बनना जरूरी है और आना जरूरी है। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए आपने कहा था कि हमें एक रेशियो दिया जाता है, या तो संख्या का या मूल्य का, लेकिन क्रम अभी भी वही है। आपके पास सिक्के कौन कौन से हैं? एक तो 1 रुपए का है, और कौन सा है? 2 रुपए का है। कोई डाउट नहीं यहाँ पे तो। क्या पूछा है उसने? फिर लास्ट लाइन में ये तो पता चलेगा ना कि पूछा क्या है। क्या पूछा है उसने? सिक्कों की संख्या। एक बार मैंने मान लिया ये एक्स है और ये मान लिया मैंने वाई है। अगर आपके पास में दोनों ही अनुपात उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे तो आपको दो समीकरण बनानी पड़ेगी, और दोनों समीकरण एक्स और वाई के रूप में आएगा। कौन विद्यार्थी या कितने विद्यार्थी यहाँ है जो दो समीकरण एक्स वाई के साथ आए तो मान निकालना नहीं आता? अगर समीकरण बने तो एक्स और वाई का मान या तो आता है या नहीं आता, ये सारा ही करना है। बताओ कितनों को नहीं आता एक्स वाई का मान निकालना? आ जाएगा। देखो, समीकरण नहीं बनेगी जरूर, और समीकरणों को बनने के बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाएगा। इसलिए एलजेब्रा का पार्ट या तो मैं यूं करूंगा कि इस चैप्टर के बाद एलजेब्रा शुरू कर दूंगा एक बार, ताकि एक्स वाई के साथ डर निकल जाए आपका। और यदि वो जब तक नहीं आएगा, आपके समीकरण जहां बनने वाली बात आएगी दिक्कत आएगी अपने को। बताएंगे यहाँ से पहली समीकरण क्या बनेगी। स्टेटमेंट पढ़ो। एक्स और वाई मैंने दिया, समीकरण नंबर 1 क्या है? क्या उसने 50 के बारे में कुछ कहा? आपने समझा कि 50 क्या है? क्या जी दोनों सिक्कों की संख्या जो है टोटल मिलाकर 50 होना चाहिए, जबकि हमने कहा कि 1 रुपए के सिक्के एक्स है और 2 रुपए के सिक्के वाई है। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो गया अपने पास में? 50। समीकरण नंबर 1। इसी क्रम में 75 रुपए के बारे में आते हैं। क्या है 75 रुपए? टोटल धनराशि होगी अपने पास में। अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 रुपए के एक्स सिक्के हैं, 1 रुपए के एक्स सिक्के हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? एक लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन समझने के लिए लगा दिया। 2 रुपए के वाई सिक्के हैं, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये 5 सिक्के होते तो 2 5 10 कर देते, 10 रुपए प्राप्त होते। लेकिन यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होंगे? 2 वाई। बताएंगे 1 एक्स और 2 वाई क्या है? ये इनका मूल्य है, और ये अपने पास सिक्कों की संख्या है। जब आपके किसी पर्सन में एक्स और वाई का रेशियो ना दिया जाता है, दोनों अनुपात नहीं दिए जाते हैं, उस केस के अंदर आपने को दो समीकरण बनानी पड़ेगी, और दूसरी समीकरण आपने प्राप्त करवाई क्या? एक्स प्लस है 2 वाई बराबर में कितना है?
कितनी राशि? 75। समीकरण नंबर 2। समीकरणों को हल करने की 3 विधियां बताई जाती है, कक्षा 9 और 10 के अंदर आपको बताया जाता है। लेकिन यदि इन तीनों में से कोई एक विधि का जो यूज करते हैं, सामान्य आप ज्यादातर करते हैं विलोपन विधि में। मतलब क्या होता है कि आप दोनों में से किसी एक का मान गायब करते हैं, या एक्स का या वाई का। लेकिन उसके लिए दोनों में से किसी एक की वैल्यू, यानी चर जो होते हैं या उनके गुणांक जो होते हैं, वो इक्वल होना चाहिए। तो एक्स के गुणांक की बात है, यानी इनके साथ गुणा करने वाली राशि क्या है अपने पास में? एक है। तो एक्स के मान बराबर है दोनों में। इस केस में हम एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जब समीकरण ने घटाते हैं तो नीचे के सिंबल है चेंज होते हैं। चेंज होने के केस में एक्स से क्या बना प्राप्त हो अपने को? वाई प्लस का या माइनस का? इक्वल में क्या है? -25, और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू प्राप्त हुई कितना? 25। और y क्या था बताएंगे मुझे? y क्या था? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या प्राप्त हुई, तो यहां से प्राप्त हुए 25 सिक्के। लेकिन क्योंकि आप 50 क्या बता रहे थे कि जी टोटल सिक्के 50 थे, जिसमें से 25 ये है, तो बचे कितने अपने पास में? 25। तो यहां से x की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई? 25 सिक्के। बात आई समझ में? तो ये अपने पास में, और क्योंकि पूछा अपने से ये था सिक्कों की संख्या, तो आप जा सकते थे ऑप्शन डी। और यदि अब आए ऑप्शन जिसने समझ बनाया, बढ़िया नहीं बना पाया, तो उनके लिए देखते हैं। अगर 25 सिक्के 2-2 रुपए के होते तो कितने रुपए बनते? 25 दुआ 50 रुपए बनते। और 25 सिक्के, अगर यहाँ पर मूल्य क्या लिख रखा है? सिक्कों की संख्या लिखना चाहिए था। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो सारे ऑप्शन यहाँ से गलत है, रुपए नहीं लिखे जाएंगे। और बढ़िया बात है कि आपने डी ऑप्शन बता भी दिया, जबकि ये कहना चाहिए था कि 25 रुपए। क्या क्या उसने सिक्कों की संख्या नहीं पूछी? तो यहाँ से ये सिक्के आने चाहिए थे, ना कि रुपए आने चाहिए थे। 25 सिक्के और 25 सिक्के की बात करें, और 25 सिक्के अगर 1-1 रुपए के हो तो कितने रुपए बन जाएंगे? 25 रुपए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं शुरुआती करूं पहले क्वेश्चन से, तो ठीक ठाक था, बढ़िया क्वेश्चन था। लेकिन इन प्रश्नों को देखने के बाद में एक चीज बड़ी समझ में आती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद में सामान्य विद्यार्थी एक बार कुछ समय के लिए ये सोचता है कि करना क्या है, कि वास्तव में पूछ क्या रहा है, जबकि क्वेश्चन वही होते हैं जो आपके बीच में घूम रहे होते हैं। और अच्छा लैंग्वेज बनाया जाता है। इन्हीं के साथ शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन ठीक ठाक रहा, तो चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। जब रेशियो टॉपिक आ जाता है तो मिश्रण को कहीं ना कहीं साथ में डाल दिया जाता है अपने। बाकायदा मैंने करवाया है। अगर किसी ने कोई क्लासेस देखी है या अपने क्लासेस में डिस्कस किया, तो इस क्वेश्चन को लेके बात हुई है। समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं, बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें पूरा भर दिया जाता है। तत्पश्चात उनके इस द्रव को दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है और बर्तन में दूध और पानी का अनुपात। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लैंग्वेज पढ़ रहे हो, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि वास्तव में क्या कह रहा है, तो ही प्रश्न हो पाएगा। सबसे जो गलत आदत आपके साथ में होगी वो होगी अगर आप रफ काम कम करते हो, और डायग्राम तो मतलब ही नहीं है गणित के अंदर बना दे। हमारे पास में 2 गिलास के बारे में बात हुई। इसमें साफ साफ कहा कि पहले के अंदर आधे में और दूसरे में 3/4 में दूध है। यहाँ की अगर हम बात करें तो पहले में आधे की बात करें, यहां तक इसके अंदर दूध है आधा, यानी हाफ, 1/2। और दूसरे में दूध की मात्रा कितनी है? 3/4, समझते हो ना? थर्ड फोर्थ, 3/4। ये जो मात्रा आपने बताई है, ये किसकी है? दूध की है। लेकिन अब वो कहते हैं कि ऊपर का जो भाग है वो बच गया, उसे हम फिल कर देते हैं। उसे अगर हम फिल कर देते हैं तो वो जो भर दिया, तो भरने के लिए ऊपर आपने क्या यूज किया है? पानी यूज किया है। अब बताइए जी, इसमें पानी कितना डाला है? क्वांटिटी लीटर में तो नहीं है, लेकिन अंश में, हिस्से में तो है। आपने आधा यहाँ पानी डाला है इसमें, और इसमें पानी 1/4 पानी इसमें डाला है। अब वो कहता है कि ये दोनों गिलास फिल हो गए। अब आपने कोई एक नया बर्तन लिया और उस बर्तन के अंदर ये दोनों ही मिश्रण डाल दिए जाते हैं।
अब वो ये कहता है कि इस नए मिश्रण के अंदर आपके दूध और जो पानी का रेशो है वो कितना है, ये हमें बताना। पहली चीज तो आगे बढ़े उससे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई क्या? अब बात आती है करने की। करने के क्रम में आपको बड़ा आसान सा काम करना है। बस पहले किसका नाम लिया पहले वो देखो। पहले दो, अच्छा आप कुछ कह रहे थे, कोई ऑप्शन? 5-3, चलो बिल्कुल बढ़िया। चेक करते हैं पहले दूध। तो मुझे बताइए कि दोनों ही बर्तनों में दूध की मात्रा हिस्से के रूप में कितनी थी? पहले में कितना था? 1/2 था। दूसरे में ये तो हुआ दूध। क्या इसी प्रकार से हम पानी के बारे में बात कर सकते हैं? पानी पहले में कितना था और दूसरे में 1/4। बस आपकी क्वांटिटी आपके सामने, रेशो आपको बताना आना चाहिए। अगर ऊपर एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 4। 2 से हुआ 2, 4 से हुआ 3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ का लघुत्तम भी 4 लिया तो ये हुआ अपने पास में 2 + 1। क्या आप जानते हैं कि भिन्न भाग में दोनों हर समान हो तो काट जाते? 4 से 4 कटा, ऊपर कितना बचा? 5, और नीचे कितना? और इसी का रेशो रूप देंगे तो 5। सही आपका क्वेश्चन नंबर। ठीक है, बात समझ में आई है कि नहीं आई? थोड़ा सा रफ करने की आदत बनाएं, और इस एग्जाम पर अगर आपका टारगेट बना रहता है तो ये मान के चले कि हमेशा वो चीजें नहीं आनी जो क्लास में आपने रटी है। थोड़ा सा समझ बनाए। क्लास में हम ये बताते हैं कि चैप्टर इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है, पर उन प्रश्नों को लैंग्वेज बदलने का प्रयास किया जाता है। सामान्य इस प्रश्न में ज्यादातर मात्रा दी जाती है, पर हिस्से के रूप में अगर मैं बात करूं तो आरएस के अंदर भी एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था मैंने। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़े अच्छे से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में, 2013 के अंदर आया। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज देखने से तो हिस्ट्री जैसी फीलिंग आ रही है, पर क्वेश्चन मैथ का है। दुर्लभ सिक्के के ढेर में प्रति 3 स्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण होता है। एक सोने का सिक्का मिलता है जब 3 अलग से कोई किसी प्रकार के सिक्के होते हैं जो सोने के ना हो। ढेर में 10 सोने के सिक्के और डाल दिए जाते हैं। 10 सोने के सिक्के और डाल दिए जाते हैं जो पहले से मात्रा थी, तो उनका जो रेशो है वो 1:2 हो जाता है। अब कुल कितने सिक्के हैं बताना। पढ़ लो भले आराम से, 3 बार पढ़ लो, याद हो जाए तब बता देना। और इतना आसान क्वेश्चन जो मैंने बहुत बार आपको करवाया, आपकी सीट के अंदर शायद टाइप नंबर 8 या 9, कि एक रेशो दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करता है और फिर आगे नया रेशो प्राप्त कर देता है। वही तो क्वेश्चन है आपके सामने। कितना कह रहे हो? 60, बी और ए 90। सही है, चेक कर। स्वर्ण और असवर्ण। अब अगर मैं ये कहूं यहां से गोल्ड और नॉन गोल्ड, इनका रेशो कितना है इस लाइन को पढ़ने से, जब आपने पहली लाइन पढ़ा? ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है। गोल्ड और नॉन गोल्ड की बात हो रही है, सोने को स्वर्ण और असवर्ण की बात की जा रही है। 3 स्वर्ण सिक्के पर एक सोने का सिक्का होगा अपने पास में, तो यहाँ का रेशो कितना है? 3 1 1 3, बिल्कुल 1 3। तो यहाँ से हुआ 1 3। अब आपने क्या किया, इसके अंदर 10 सिक्के और ऐड कर दिए, लेकिन कैसे? गोल्ड के ऐड कर दिए। इससे क्या हुआ कि आगे का जो रेशो है, आगे का जो नया अनुपात है वो कितना प्राप्त हो गया? 1:2। लेकिन इसी क्रम में है क्या, ध्यान देखो। पहले नाम गोल्ड वाले का, स्वर्ण का, फिर दूसरा स्वर्ण का। आपका इस पर्सन में बस एक ही दिक्कत थी कि यहाँ पहले किसी और प्रकार का रेशो दे रहा था जो कि 3 1 बता रहा था, और यहाँ आके रेशो बन रहा था वो 1:2। अपोजिट रेशो दे रखे थे, इसलिए थोड़ा ध्यान से मतलब समझ में नहीं आई आपको बात, कि पहले जब क्वेश्चन में रेशो दिया तब राम और श्याम का नाम दे दिया, और बाद का जब रेशो दिया गया तब श्याम और राम का नाम दे दिया। अब अगर इसकी आपने पहचान नहीं की तो आप किसी और आंसर पे जा रहे थे, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो कि क्रम सही बना हुआ है कि नहीं। अब बताओ ये ऐसा क्वेश्चन कुछ किया हुआ याददाश्त में है? इनके साथ क्या लगा दें? एक्स लगा दे। भिन्न बनाएंगे तो पहली भिन्न क्या बनेगी? एक्स बटे में 3x। अब 10 किस में जोड़ना है? एक्स में जोड़ना है 3x में?
एक्स में जोड़ना है, 10 जोड़ दिया तो इक्वल कितना हुआ। अब आप क्रॉस गुणा करेंगे, आंसर आपके सामने। जैसे आपने क्रॉस गुणा किया कितना आया, 2x प्लस 20 बराबर में कितना आ रहा है, 3x। अब बताइए क्या प्राप्त हो रहा है। 20 उधर, 2 उधर जाएगा, सॉरी माइनस होगा, तो क्या प्राप्त होगा, x की वैल्यू प्राप्त होगी 20। x की वैल्यू 20 है तो आप बता सकते हैं कि पहले गोल्ड कॉइन कितने थे, एक अनुपात की वैल्यू आ गई तो ये हो गया 20। और जो जो S1 जो नॉन गोल्ड थे वो कितने अपने पास में, 60। तो पहले सिक्के कितने थे, 60 और 20 80, आगे ये होता। लेकिन वो कहते हैं कि अब सिक्कों की संख्या क्या है और अब हमने क्या परिवर्तन किया है, 20 और 60 के अंदर हमने और क्या डाल दिया, 10 सिक्के गोल्ड के और डाले, तो 80 पहले थे, 10 और डाल दिए, हो कितने गए, तो 60 तो गलत था, 90 से ही जा रहे थे। पर अच्छी बात है कि जिनका भी 90 आया ठीक बात है, पर जिनका नहीं हो पाया, मेरे बोलने के बाद में बात समझ में आई क्या अपने को। तो ये थोड़ा सा इन प्रश्नों को मैं एक बार करवा रहा हूँ, आपका काम सिर्फ समझना है, लेकिन ये जैसे ही पीडीएफ आती है इन सभी क्वेश्चनों को घर से दोबारा करेंगे। अभी फिलहाल कॉपी पेन रखो बंद अपनी, क्योंकि आएगा बात तो यही हो जाएगा, नहीं तो रफ काम करने से भी नहीं होना। बस आज समझते रहो, सुनते रहो मेरी बात को, घर जाके इन क्वेश्चनों को दोबारा करेंगे आप सभी, और जो नहीं होगा वो पूछेंगे। किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष है और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात होगा। आराम से पहले तो समझने का ये प्रयास करो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। Obviously. ओ, कितना कह रहे हो, ये ऑप्शन आ रहा है। 7 से 3 का, ऐसा। आवेदक कितने बताए आपने, क्या उसने कहा कि 120 आवेदक में से पुरुष कितने हैं, बताया उसने। और 70 पुरुष है तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि महिलाएं, समझ में आया ना, क्योंकि यही हो। लेकिन वो कहता है कि जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है उनकी संख्या कितनी बता रखी है, 80 बता रखी है। लेकिन इसमें ये नहीं कंफर्म कि कितने पुरुष है और कितनी महिलाएं हैं। वो कहते हैं कि अगर इनमें ये कहें कि हम मैक्सिमम इन संख्या में अधिकतम पुरुष है, कि पुरुषों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है इन 80 में, तो हम ये कह दें कि सारे के सारे अगर पुरुष लाइसेंस ले लें तो वो संख्या हो सकती है कि इसमें, तो अधिकतम पुरुषों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 70 हो सकती है। क्योंकि सभी के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस हुआ तो 70 होंगे, बाकी के 10 महिलाएं होंगी जिनके पास लाइसेंस होगा। लेकिन अगर वो ये कहे कि कम से कम संख्या हो, व्यक्तियों उन पुरुषों की संख्या जिनके पास संख्या कम से कम हो सकती है, उस केस में एक चीज संभव है कि फिर अधिकतम महिलाएं होंगी। अगर उन 80 में पुरुषों की संख्या कम है तो फिर महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी, और महिलाएं अधिकतम कितनी हो सकती है, उस 80 में से 50 महिलाएं हो सकती है, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, जैसे ही मैं 50 से अगर 49 करूंगा या 48 करूंगा, क्या पुरुषों की संख्या बढ़ जाएगी, 50 से जैसे ही कम हुआ पुरुषों की संख्या बढ़ गई, लेकिन हमें ये कम से कम चाहिए, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम 50 महिलाएं होगी तो पुरुष केवल और केवल कितने बचेंगे, 23। तो ये होगा न्यूनतम, और रेशो कितना प्राप्त हुआ अपने पास में, 7:3। और ये कह रहा है कि 7 से 3 का रेशो बना रहेगा, ऑप्शन नंबर। बात समझ में। अभी तक के मैंने जितने भी क्वेश्चन किए, ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें बहुत बड़ा रफ वर्क करना है। बस बात है क्वेश्चनों की समझ बनाना है, और समझ बनने के साथ उन्हें करना है। अगर थोड़ी सी समझदारी से काम करो तो रफ वर्क भी है ही नहीं वास्तव में इन प्रश्नों के लिए, ये तो करना ही है, क्योंकि ये बहुत
बार आपने करना सीखा है। ओबीएस ऑन रहने दो, ओबीएस ऑन। यस। ये तो करना आना चाहिए, बहुत बार करवाया आपको ये क्वेश्चन तो। कितना? 24 और 18, बिल्कुल चेक करते हैं अपने। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात है 4:3। आय का अनुपात है 4:3। दोनों की बचत है 6,000 रुपये। पहले के भी 6,000 और दूसरे के भी 6,000 रुपये। और दोनों के व्यय का अनुपात है कितना? 3 पर। क्या ऐसे क्वेश्चन करना सीखा था हम लोगों ने? तो उस केस के अंदर अपने इसे पढ़ रहे हैं 4x, इसे पढ़ रहे हैं 3x, ये घटा देते हैं 6,000 और यहां से भी घटा देते हैं 6,000, बराबर कितना आएगा अपने पास में? 3। ये कैसे करना सीखा कि जी हम जानते हैं कि अगर हम आय में से क्या घटा दें, बचत घटा दे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? व्यय यानी खर्चा प्राप्त हो जाता है। तो अच्छा गुणा कर देते हैं अपने। जैसे किया तो अपने पास रिजल्ट आ रहा है कितना? 8x माइनस 12,000। आगे की बात करें तो 9x और माइनस कितना होता है? 18,000। वैसे आप इस देख सकते हैं कि अनुपातों का अंतर भी समान था। तो 9 और 8 का अंतर कितना हुआ? x। 12 और 18 का 6। x का मतलब है एक अनुपात की वैल्यू 6,000 है, तो बता सकते हैं कि 4 का कितना होगा? एक का 6 तो 4 का हुआ 24,000। एक का 6 तो 3 का 18,000। यहाँ से दोनों का आय प्राप्त हुआ, यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको क्वेश्चन करवाते करवाते बीच में बोल गया था कि अनुपातिक अंतर समान है। एक अनुपात की वैल्यू 6,000 आ रहा था, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, एक अनुपात की वैल्यू ये थी। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से किया जा सकता था, लेकिन ये अनुपातिक अंतर समान नहीं होता, तब यही करने का काम था अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी करवाया है, अब ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। जो करवाया, केवल वैल्यू चेंज की गई है, उसी प्रकार के दो गिलास है, दूध और पानी का रेशो दे रखा है, फिर दोनों को मिलाकर एक पात्र में डाल देते हैं, नया रेशो प्राप्त करना है। सात 17। यहां से बताइए, पहले में दूध की मात्रा, पहले और दूसरे में दूध की मात्रा कितनी देर की है? 1/3 और 1/4। अगर आपको दूध की मात्रा मिली तो बाकी का जो गिलास का हिस्सा है वो किससे भर दिया आपने? पानी से। जब आपने 1/3 दूध डाला है तो पानी कितना होगा? 2/3 यानी 2/3। ये लिखना समझ में आया क्या? जब इतना दूध था तो इसमें से एक में से ये घटा दिया तो 2/3 आया, यानी 3 में से 1 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है। कोई बात यहाँ पर 4 में से 1 लीटर दूध है तो पानी कितना हुआ? 3 लीटर, तो आ गया 3/4। ये पानी की मात्रा है, ये दूध की मात्रा है। दोनों का जोड़ करते हैं। दूध के लिए लघुत्तम कितना लोगे? 12 आएगा अपने पास में। यहाँ से 3 से 4, 4 से 3। इसी प्रकार से यहाँ का लघुत्तम भी तो कितना आना है? 12 आएगा। 3 से 4 2 8, 4 से 3 9, 12 से 12 कैंसिल हो जाता है, तो क्या रिजल्ट प्राप्त होता है? 7:17। यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे आप टाइम एंड वर्क के साथ जोड़ के देख सकते हैं और इसे आप रेशो के साथ भी पढ़ सकते हैं, दोनों में एक जैसी बात है।
ये एक ऐसा पर्सन है जिसमें सिर्फ पढ़ना ही है। अब पढ़ने का काम सही हो रहा है तो क्वेश्चन हो रहा है। 4 3 4 और जी 3 1 4, दो और बचे, मारो तुका दोनों पे। किसको ए अच्छा लग रहा है, किसको सी अच्छा लग रहा है, वो और बोल दो। क्या आप जानते हैं कि अगर मैं इस क्रम एक बात करूं आज से तो बताइएगा मुझे कि किसी काम को 40 दिन में करता है और वे उसे 30 दिन में करता है, प्रतिदिन, क्या उनके काम करने की स्पीड कार्य क्षमता का अनुपात बता सकते हैं? अगर ये नहीं जानते तो वो क्वेश्चन कैसे होगा? वहां फिर तुक्का ही लग रहा था अपना। अपने ये कहते हैं, चलो एक चीज और कर सकते हैं, क्या यहाँ से दोनों के समय का अनुपात बता सकते हैं? वो तो बताया जा सकता है ना। ये 40 दिन लेता है, 30 दिन, जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया? समय का अनुपात कितना आ गया? 4 3। बस आपको ध्यान रखना है, जो समय का अनुपात आता है उसको अगर आप पलट देते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, मल्टीपल इनवर्स कर देते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है क्या? कार्य क्षमता। तो कितना बोलना चाहिए था? 3 4। कार्य क्षमता का मतलब क्या है? मतलब बड़ा आसान सा है। वो ये कह रहे हैं कि आप मान लीजिए 1 घंटे के अंदर या 1 मिनट के अंदर 3 पेज पढ़ पाते हैं, तो आपका एक साथी 1 मिनट में 4 पेज पढ़ पाता है। प्रति यूनिट यानी प्रति समय की बात की जाती है, प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट में जितना आप काम करते हैं वही तो क्या कहलाता है? कार्य क्षमता। तो यहाँ से प्राप्त हुआ 3 और यहाँ से प्राप्त हुआ 4। अब एक क्वेश्चन और आ गया है कि ये भाई 40 दिन में काम करता है, ये भाई 30 दिन में काम करता है। अब छोटा सा कॉमन सा क्वेश्चन आपके बीच में डाल रहा हूं, अगर हमें मजदूरी बांटनी है तो दोनों में से कमाई ज्यादा किसकी है? ए की है, बी की है? ए बी है, ये बढ़िया है, ए बी की। क्या दोनों में से एक की ज्यादा हो गया? गलत है, आप जो भी जवाब दे रहे हो वो गलत है, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं कि मजदूरी किस प्रकार से देना है। और आपको पूछना चाहिए था कि मजदूरी बांटना है किस प्रकार से, या तो प्रतिदिन के मजदूरी के हिसाब से, है ना, या उसे ठेकेदारी के हिसाब से। ठेका वर्ड यूज नहीं करना क्लास में, तो बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। मैथ के अंदर जब ये क्वेश्चन आता है ठेकेदारी वर्ड यूज किया जाता है तो ठेकेदारी के हिसाब से। और ठेकेदारी का मतलब जानते हैं कि आपको ये कहा जाता है कि ये लो जी काम करना है और काम करके खत्म करें। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए ये काम किसी एक काम को 40 दिन में खत्म करता है, ये काम करता है 30 दिन में। हमने दोनों को समय दिया 120 दिन का, दोनों को समय दिया 120 दिन का, और प्रत्येक एक काम को खत्म करने के 400 रुपए मिलेंगे। बात समझने का प्रयास करना। छोटे छोटे कोई काम टुकड़ों में बंटे हुए थे, हमने कहा कि आपको 120 दिन का समय दिया जाता है, आप जितने काम कर दोगे प्रत्येक काम के 400 रुपए लेके जा सकते हैं। ए लगता है काम करने, पहला काम खत्म कर दिया उसने कितने दिन में? पहला काम खत्म कर दिया कितने दिन में? 40 दिन में। समय कितना देर का है? फिर आगे के वो और काम लगेगा कि नहीं लगेगा? उसने दूसरा काम भी करना शुरू कर दिया, और कितने दिन लगे? 40। टोटल कितने हो गए? 80। फिर वो तीसरा काम शुरू कर देता है, और कितने दिन लगे? कितने दिन हो गए? 120 दिनों में उसने 40 दिन के हिसाब से कितने काम किए, और प्रत्येक काम के रुपए कितने दिए जा रहे थे, तो उसकी कमाई कितनी हुई? 4 3, और ये हो गया 1200। अब आते हैं बी के बारे में बात करते हैं। बी पहला काम अपना खत्म कर देता है कितने दिन में? 30 दिन में। फिर दूसरा काम के लिए अगले 30 दिन लेता है, फिर अगले 30 दिन के लिए तीसरा काम, और अगले 30 दिन के लिए चौथा काम। उसने 120 दिन में से कितने काम खत्म कर दिए, और प्रत्येक काम की पेमेंट कितनी थी? उसके पास कितनी राशि आई? कमाई किसकी ज्यादा? लेकिन एक काम ऐसा भी तो करवाया जाता है कि प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है। अगर ये कह दिया जाता कि दोनों को काम पे लगा दो, प्रतिदिन के 500 रुपए दे के भेज दिया करो, अब प्रतिदिन के 500 रुपए के हिसाब से भेजेंगे तो बताइए फिर कमाई किसकी? एक ही ज्यादा। लेकिन क्योंकि टाइम एंड वर्क जो होता है वो प्रतिदिन के मजदूरी पे काम नहीं करता, वो काम करता है ठेकेदारी पे। और ठेकेदारी के वर्क पे ये होता है कि जो काम जितना अच्छे से करना जानता है और जितना जल्दी खत्म करेगा वो कमाई उतनी ज्यादा करेगा, क्योंकि वो एक काम खत्म करके दूसरा पकड़ना शुरू करेगा। तो उस केस के अंदर अपने ज्यादा जो इनकम होगी वो किसकी होगी? पे की।
जो व्यक्ति समय कम लेगा वो काम ज्यादा करेगा, और ज्यादा काम करेगा तो पैसा भी ज्यादा आएगा। लेकिन अब बताइए, ये 1200 रुपये कमाता है और ये 1600 रुपये, अब तक के 3 अनुपात आ चुके थे। मैं रिपीट करना चाहूंगा, ए और बी के समय का अनुपात कितना, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात कितना, और अब ए और बी के मजदूरी का अनुपात कितना है। देख लो अभी भी कितना आ रहा है, 3 अनुपात है 4। और यहीं से आपको एक समझ बनानी थी क्या, कि दो व्यक्तियों के समय का अगर हमें अनुपात मिल जाए तो उनको घुमा के लिख दो तो मजदूरी का अनुपात मिल जाता है। और मजदूरी के अनुपात जो होता है, सॉरी कार्य क्षमता का अनुपात, और जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है वही उनका क्या होता है, मजदूरी का अनुपात। 3 4 है तो यहाँ पर भी 3 4 आएगा, ये बात आपको यहाँ देखना था। 3 व्यक्ति दे रखे थे, कौन कौन थे, पी, क्यू और आर। आपने कहा कि पी जो है क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, तो 3 गुना तेजी से काम करता है तो रेशियो क्या, 3 1। 3 1 लिखना था, इतना लिखते क्वेश्चन नहीं होगा। आप ये नहीं सोचो कि बी और सी कर जाए, क्योंकि आगे अनुपात और बाकी है। यहाँ की बात हो, ये 3 1 समझ में है। और आगे देखो, जबकि पी और क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुना तेजी से काम करते हैं। दोनों मिलकर अभी देखें तो हम कितना यूनिट काम हो रहा है, 4 यूनिट। वो उसका कितना गुना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। तो क्या वो एक का ही 4 गुना होता है कि नहीं होता। अगर ये 1 यूनिट काम करता है और ये 4 यूनिट काम करते हैं दोनों भाई मिलकर, तो क्या उसका 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर हुआ तो आपका क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है। आगे क्या कहते हैं, यदि पी क्यू और आर एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें आपस में आय किस अनुपात में बांटी जाएगी। इसका जवाब आपने अभी बताया था कि जो उनके कार्य क्षमता का अनुपात होता है वही उनके मजदूरी का अनुपात होता है। और कार्य क्षमता का ये अनुपात है 3 1 1, तो मजदूरी का भी 3 1 1 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। अब तक के ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया। पिछला कौन सा था अपने पास में, 2015 का था, ये भी मेरे ख्याल से 2015 का ही होगा, या सॉरी 17 का। बातें यहाँ तक क्लियर हुई क्या, 7 ही क्वेश्चन हो पाए, आगे अभी पेंडिंग है, काम आगे करना है। क्लास का समय इतना ही मेरे पास में, लेकिन इन 7 प्रश्नों की पीडीएफ वापस से मिलेगी। आप इन 7 प्रश्नों को दोबारा करके देखेंगे, बिना हल किए हुए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो फिर से दोबारा पूछेंगे इस क्वेश्चन को। इसके लिए उससे आगे बढ़ो, पहले इससे पहले ये बता दो, ये बात समझ में आई क्या, जो उनका समय का अनुपात होता है उनका घुमा दो तो मजदूरी का, और जो मजदूरी का सॉरी कार्य क्षमता का, और जो कार्य क्षमता का वही मजदूरी का। अब उसी चीज को लेके यहाँ से कह रहा था, वो ये कह रहा है कि पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। यहाँ से दो बातें देखना, एक क्वेश्चन ये कहता है कि पी क्यू से 3 गुना समय लेता है, तो वो किसका अनुपात आता, वो समय का, टाइम का अनुपात आता। लेकिन यहाँ कहता है तेजी से कार्य करता है, मतलब आप अगर किसी समय में एक पेज फिल कर पाते हैं तो आपका एक साथ ही 3 पेज भर देगा तब तक, तो उसकी कार्य क्षमता 3 गुनी हुई, 3 1। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब ये दोनों मिलकर इन जितना काम करें, कितना करें दोनों मिलकर, तब उनका उसका जो आर जो है वो आर उसका 1/4 करेगा, या ये 4 गुना करेंगे। अगर आप किसी से दुगना काम करते हैं तो दूसरा आपसे आधा ही तो करेगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आर जो है पी और क्यू का 1/4 काम करता है, तो इन दोनों का यूनिट हुआ 4, और 4 का 1/4 हो गया 1। यहां से हमें रेशो। अब इस लाइन को दोबारा इसके साथ जोड़ के देखो, रिजल्ट समझ में आ जाएगा। और यही पूछा गया था, क्योंकि उसने मजदूरी पूछा लेकिन हम प्राप्त कर चुके थे कार्य क्षमता का, लेकिन वही अनुपात मजदूरी का हो। कर पाएंगे, 7 ही क्वेश्चन है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं की जा सकती। बाकी बचे प्रश्न अपने कल